हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी आए, और अगर आपको लग रहा है कि सर एग्ज़ाम हमारा अब नहीं निकलेगा और आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, तभी जाकर आप हार मान लेंगे या तभी जाकर आपको हार जो है वो पूरी तरीके से मिल जाएगी। लेकिन अगर जब तक आपने ये ठान रखा है कि नहीं एग्ज़ाम निकालना है तो निकालना है, जब तक ऐसी विचारधारा रहेगी तब तक दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो आपको हरा नहीं सकती है। इसी एटीट्यूड, इसी विचारधारा के साथ में आप अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखिए। और आइए देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपसे जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था वो आखिर था क्या। क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर बात करें तो बोल रहा है कि हु रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक, हाल ही में स्टॉक खरीदने और बेचने की शुरुआत जो है वो इसमें से किसने की है। पेटीएम के द्वारा पहले ही किया जाता था, जीपे अभी शुरुआत नहीं किया है। फोन पे की अगर हम बात करते हैं तो हाल ही में फोन पे जो है उसने अभी स्टॉक को बेचना, मतलब कि शेयर को बेचना और खरीदने की जो प्रोसेस है उसको अपने ऐप के थ्रू इंट्रोड्यूस किया है। बात समझ में आ रही है। फोन पे के बारे में अगर हम बताएं तो 30 अगस्त को शेयर मार्केट में इसने अपना लॉन्च किया है कि डिस्काउंट ब्रेकिंग व्यवसाय में प्रवेश किया और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को स्टॉक और म्यूचुअल फंड खरीदने और बेचने की अनुमति प्रदान करता है। मेनली फोन पे का यूज जो है वो एज यूपीआई ट्रांजेक्शन के तौर पर हम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं। लेकिन एक नया ऐप और उसके अंदर एडिशनल सर्विसेज जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि अब आप फोन पे के माध्यम से ही किसी भी कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं, स्टॉक को बेच सकते हैं या म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। फोन पे के बारे में अगर देखें तो 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक या फाउंडर की अगर हम बात करें तो समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर जो हैं वो इसके फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। बात समझ में आ रही है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना has completed how many years of implementation of 28th August 2023। 28 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री जनधन योजना के कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। अब देखिए, यहां पर याद रखिए कि 28 अगस्त 2023 की बात हो रही है, लेकिन आपको यह पता हो कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो अगर हम बात करें किसकी, जनधन योजना की, तो आपको याद रखना है कि जनधन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि ये कब स्टार्ट हुई थी तो ये स्टार्ट हुई थी 28 अगस्त 2014। अब 2014 से और 2023 तक की आप बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सर कितने साल पूरे हो चुके हैं। 9 साल का समय जो है वो इस स्कीम को पूरा हो चुका है। अब जनधन योजना की अगर हम बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है बैंकिंग में, अगर मैं आपको बताऊं, जिसका मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, राइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन। और ये जो वित्तीय समावेशन है इसका मतलब होता है कि देश के प्रत्येक नागरिक को आप क्या करिए, बैंकिंग व्यवस्था के साथ में जोड़िए। अलग अलग प्रकार से सरकार और आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम जो है वो प्रयास कर रहे थे कि लोगों को बैंकिंग सिस्टम के साथ में जोड़ा जाए। वो चाहे केसीसी की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मतलब चाहे वो किसान ऋण की बात हो, चाहे वो नेशनलाइजेशन की बात हो, ये सारी प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं वित्तीय समावेशन के दौर की तरफ आगे लेकर जा रहे थे, उसके उद्देश्य की पूर्ति कर रहे थे। लेकिन सोसाइटी का, समाज का एक बड़ा वर्ग जो गरीब तबका था वो बैंकिंग व्यवस्था से भी पूरी तरीके से नहीं जुड़ पा रहा था। तो फिर वहां पर भारत सरकार एक योजना लेकर आती है और उसकी शुरुआत करती है, स्टार्ट करती है 28 अगस्त 2014 को। और ये जनधन खाता जो है, ये जनधन योजना जो है वो लाई गई और ये बोला गया कि ये किस तरीके से काम करेंगी, ये नो फ्रिल अकाउंट के तौर पर काम करेंगी, जीरो बैलेंस खाते के तौर पर ये काम करेंगी। तो मिनिमम बैलेंस जीरो मेंटेन रखना है, ऐसा कोई भी लिमिट इसमें सेट नहीं की गई कि आपको 1000, 2000, 10,000 रुपए मिनिमम रखना ही रखना है। तो ऐसे लोग जो मिनिमम बैलेंस बैंकिंग में मेंटेन नहीं रखना चाहते थे, उन लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ये जनधन खाता जो है वो कारगर जो है वो सिद्ध हुआ। दूसरी चीज इसमें ये याद रखिए कि जनधन खाते की या जनधन योजना की जब हम बात करते हैं तो जनधन योजना के तहत एक अधिविकर्ष की सुविधा दी जाती है। जब इसको स्टार्ट किया गया और स्टार्ट करने के कुछ सालों तक जब हम देखते हैं तो वहां पर उस अधिविकर्ष की सुविधा या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में 5,000 रुपए का अमाउंट जो है वो प्रदान किया जाता था।
जिसको हाल ही में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 10,000 रुपीज कर दिया गया है। तो जनधन योजना जो है वो अपने आप में कीर्तिमान हासिल की है, और कीर्तिमान हासिल करने के साथ साथ अगर हम देखें तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसके बारे में दर्ज किया गया है। क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्यों, ये रिकॉर्ड क्यों? तो याद रखना है कि एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बैंक खाता खोले गए, और वो बैंक खाता कैसे थे? वो वो बैंक खाता कैसे थे? वो बैंक खाता थे जनधन खाते के तौर पर। तो जनधन योजना के तहत देश में अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट जो है वो ओपन किए गए। लगभग अगर मैं बात करूं तो 1,80,96,130। बात समझ में आ रही है? तो एक हफ्ते में खुलने वाले खातों की संख्या लगभग कितनी थी? वो लगभग इतनी थी। बात समझ में आ रही है? तो ये आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना विश्व स्तर पर सबसे व्यापक वित्तीय समावेशन पहलों में से एक मानी जाती है। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। बाय व्हाट नेम हैज ऑल इंडिया रेडियो ऑर्गेनाइजेशन अ प्रोग्राम अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स? आकाशवाणी ने विदेश मंत्रालय के देखरेख में किस नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है? उस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो उसका नाम है नो इंडिया प्रोग्राम। बात समझ में आ रही है? उस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो उसका नाम है नो इंडिया प्रोग्राम। अब ये नो इंडिया प्रोग्राम जो है आखिर है क्या? तो आकाशवाणी के विदेश मंत्रालय की देखरेख में जो एक नया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उसको नो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर हम देखें तो भारतीय मूल के जितने भी युवा हैं उनको उनके मूल्यों से परिचय कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय मूल के युवाओं को उनके भारतीयता मूल्य से परिचय कराने के लिए ऐसा किया गया। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे उद्देश्य पूछता है तो आप याद रखेंगे कि किसके लिए किया गया है। भारतीय मूल के युवाओं को उनके भारतीयता के मूल्य से परिचय कराने के उद्देश्य से ये चीजें की गई। बात आती है ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो की जो लॉन्चिंग हुई थी वो 1936 में की गई, और आकाशवाणी भवन जो है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पर आप इसके साथ साथ एक चीज और जरूर याद रखेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो लॉन्चिंग जो है वो 1936 है, जिसको आप आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। नाइनटीन 36। दूसरा पॉइंट इसमें आप ये याद रखेंगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आकाशवाणी भवन न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तीसरा आप इसमें याद रखिए कि इसका मोटो क्या है। तो यहां मोटो लिखा हुआ है बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। राइट, तो इसमें ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किस तत्व की खोज जो है वो की है। देखिए लगातार मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो कराए हैं, ठीक है। और चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं तो आपको अलग अलग चीजें पता चल गई हैं। जब हम बेसिकली चंद्रयान की बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं बेसिक सिर्फ चंद्रयान के बारे में देखूं तो भारत ने 3 चंद्रयान लॉन्च किए। फर्स्ट की बात करते हैं तो 2008 में गया, सेकेंड की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में, और थर्ड चंद्रयान की अगर हम बात करते हैं तो 2023 में। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज ये आती है कि चंद्रयान 3 ने मून के साउथ पोल पर अगर हम बात करें तो चंद्रयान 3 ने जो मून है, जो चंद्रमा है, उसके साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला एकमात्र देश भारत को बना दिया है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें मून पर लैंडिंग की तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आपको भारत का स्थान चौथा दिखेगा, यूएसएसआर, यूएसए, चाइना और फिर इंडिया। बात समझ में आ रही है। तो ये तीनों जो है वो नॉर्थ पोल पर हैं और ओवरऑल जो है इंडिया का नाम भी जुड़ गया मून पर लैंडिंग करने में। लेकिन जब साउथ पोल की बात आएगी तो एकमात्र देश का नाम आएगा और वो है भारत। बात समझ में आ रही है। चंद्रयान 3 के बारे में अगर बताएं तो चंद्रयान 3 ने अगर हम देखें तो 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, इसलिए 23 अगस्त जो है वो नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाता है। उसकी शुरुआत हुई 2023 से, ठीक है। तीसरा इसमें आप देखिए एक पॉइंट और कि चंद्रयान 3 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको दो चीजें दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगा लैंडर, तो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है कौन सा है, नाम क्या है, तो विक्रम। और दूसरा आपको दिखाई देगा रोवर, जिसके क्वेश्चन की बात हो रही है तो वो है प्रज्ञान, राइट। तो ये दो पॉइंट आपको पता होना चाहिए। लॉन्च किसने किया है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है और इसके हेड जो हैं वो एस सोमनाथ, राइट। अब बात आती है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर किस तत्व की खोज की है। याद रखिए उसने हाल ही में साउथ पोल के पास में सल्फर तत्व की खोज जो है वो की है। तो याद रखिएगा कि सल्फर जो है वो हाल ही में मतलब उस सल्फर से संबंधित चीजों के बारे में पता चला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि वित्त उद्योग विकास परिषद, जिसको आप फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल FIDC के नाम से जानते हैं, ने किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। तो उनका नाम है उमेश रेवांकर, राइट। तो उमेश रेवांकर जो है वो क्या बने हैं, वो अध्यक्ष बने हैं किसके, FIDC के, जिसको आप फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से जानते हैं। और अध्यक्ष कौन बने हैं, उमेश रेवांकर बने। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि ऑन विच डे इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इज ऑब्जर्व्ड। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट किस दिन मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 31 अगस्त को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर क्यों मनाया जाता है, तो वो भी आप देख लीजिए कि अफ्रीकी विरासत वाले लोगों के प्रति भेदभाव को कम करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 अगस्त। और अगर उद्देश्य की आप यहां पर बात करते हैं तो उद्देश्य क्या है इसका, इसका उद्देश्य है अफ्रीकी मूल के लोगों, या इसको ये भी लिख सकते हैं अफ्रीकी मूल के विरासत से संबंधित लोगों के प्रति भेदभाव को कम करने के लिए। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि अफ्रीकी मूल के विरासत से संबंधित लोगों के प्रति भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार ये मनाया गया 31 अगस्त 2021 को, ठीक, फर्स्ट टाइम। और इसकी अपनी एक थीम है। तो थीम क्या है, तो थीम है पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट
रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट, रिकॉग्निशन, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। ये 3-4 पॉइंट जो है वो इसमें आपको याद रखने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको आप डीआरडीओ के नाम से जानते हैं, जिसको आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, उसकी समीक्षा के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। तो याद रखना है कि उस हाई पावर कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं वो किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है के विजय राघवन को। के विजय राघवन को। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने जो डीआरडीओ से संबंधित एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है, ताकि डीआरडीओ में और भी चीजों में किस तरीके से हम सुधार कर सकें, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, किस तरीके से और बदलाव देखें सकारात्मक, तो वो सारे सुझाव के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके हेड किसको बनाया गया? विजय राघवन को उसका हेड बनाया गया है। अब बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ जो है वो 1958 में स्टैब्लिश किया गया। डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो डिफरेंट आर्म्ड फोर्सेस के लिए, इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए, ठीक है, तो इसके अगर काम की आप बात करते हैं तो याद रखिए कि इंडियन आर्म्ड फोर्स के लिए डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट, वेपन्स डेवलप करना। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है कि भाई किसके लिए ये डेवलप करता है? तो इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये चीजें की जाती हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1958 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में। क्लियर है? तो इसमें आपको इतने पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी इनाम योजना कब से शुरू होने जा रही है? इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको तब कराया था, लगभग अगर हम बात करें तो 20 से 25 दिनों पहले, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब बात ये आ रही है कि इसको स्टार्ट कब से किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी सितंबर की, तो आपको इसके आसपास की डेट ही दिखेगी। अब क्योंकि यहाँ पर सीधे आप देखेंगे तो जो मंथ है वो अलग दिखाई दे रहा है, इसलिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो आप छोड़ दीजिए, आप सीधे किसको बता सकते हैं? सितंबर में। लेकिन क्योंकि अभी हम सितंबर के आसपास के करंट अफेयर्स जो है वो देख रहे हैं, तो इसलिए आप यहाँ से गेस कर सकते हैं। एग्जाम में आपको थोड़ी पता चलेगा कि सितंबर के आसपास का है कि अक्टूबर के आसपास का, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। तो आपसे अगर पूछे कि सर मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कब से स्टार्ट हो रही है, तो बता दीजिए सर 1 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। अब इसमें करना क्या है वो भी देख लीजिए, ये आपके भी काम का है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है, जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है कि लकी ड्रॉ अगर खुल गया तो आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो यहां पर क्या बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उपभोक्ता जो है, अगर वो किसी भी चीज का उपभोग करता है, उपभोग करने का मतलब कंजम्पशन, बात समझ में आ रही है? अगर वो किसी भी चीज का उपभोग करता है तो उसके बदले वो क्या करे? वो जीएसटी वाला बिल जरूर ले, और उस बिल को क्या करे? वो उस बिल को गवर्नमेंट के बताए हुए साइट पर अपलोड कर दे। बात समझ में आ रही है? तो आप अगर किसी भी चीज का कंजम्पशन करते हैं, छोटी से छोटी चीज का भी या बड़ी से बड़ी चीज का, तो उसका जीएसटी बिल लीजिए। जीएसटी बिल को आप क्या करिए? आप गवर्नमेंट की बताए हुए साइट पर आप उसको अपलोड कर दीजिए। अब आप जब उसको अपलोड कर देंगे तो सरकार क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है
वो मंथली एंड क्वार्टरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो लकी ड्रॉ निकाल रही है। बात समझ में आ रही है। और इस लकी ड्रॉ के माध्यम से किसी को भी इनाम जो है वो फंस सकता है। कितना इनाम, तो याद रखिए 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जो है वो सिर्फ आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो वहां पर जीएसटी बिल के अपलोड करने के कारण आपको इस इनाम की भी राशि मिल सकती है। तो याद रखिए, मेरा बिल मेरा अधिकार जो है 1 सितंबर से शुरू हो रहा है और उपभोक्ता को ये बोला जा रहा है, ग्राहकों को ये बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको आपके द्वारा जो कंजम्पशन किया गया, जो उपभोग किया गया, उस उपभोग से रिलेटेड जो बिल है उसको आपको क्या करना है, अपलोड करना है। तो इससे क्या होगा ना कि लोगों में प्रॉपर जीएसटी बिल लेने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ेगी। और अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर गवर्नमेंट का क्या फायदा हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहां से गवर्नमेंट का क्या फायदा हो सकता है, गवर्नमेंट का फायदा तो टैक्स है ना। तो गवर्नमेंट को टैक्स में थोड़ी सी इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिल सकती है। किस तरीके से, क्योंकि जब कस्टमर जो है वो जीएसटी बिल लेना चालू कर देंगे तो जो शॉपकीपर हैं, जो जीएसटी को एक तरीके से अगर हम देखें कि वो चोरी करते थे, टैक्स इवेजन करते थे, वो समस्याओं के कारण सरकार को रेवेन्यूज कम मिलते थे, तो वो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होगी, गवर्नमेंट के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो लोगों का भी फायदा है और गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू है उसमें इंक्रीमेंट जरूर देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए बात आती है क्वेश्चन नंबर 8 की, विच बैंक हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। वो बैंक और कोई नहीं बल्कि वो HDFC बैंक। बात समझ में आ रही है। तो HDFC बैंक ने अभी क्या किया है, HDFC बैंक ने इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। अब HDFC बैंक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में मुंबई में हुआ। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई है। ठीक है, तो आप 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि सर HDFC बैंक जो है वो 1994 में मुंबई में स्टेब्लिश किया गया, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। करंट में अगर मैं इसके चेयरमैन की बात करता हूं तो अतानु चक्रवर्ती जो है वो इसके हेड हैं वर्तमान में। हेड कौन है, अतानु चक्रवर्ती। बात समझ में आ रही। ये तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट क्लियर हो गए सर, इस्टेब्लिशमेंट पता चल गया, हेडक्वार्टर पता चल गया, और करंट की अगर हम बात करें तो करंट में जो इसके हेड हैं वो भी पता चल गए। अब बात आती है सर, जब भी हम किसी बैंक से संबंधित चीजों की बात करते हैं तो वहां पर एक टैगलाइन की बात आती है, वहां से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो एक पॉइंट ये भी इसमें याद रखिए, इसकी टैगलाइन है ठीक। तो इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इतनी चीजें आपको इसमें याद होना चाहिए। एक पॉइंट और आप इसमें चाहें तो याद कर सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, HDFC को क्या बोला जाता है, तो याद रखिए कि इसको हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो फुल फॉर्म भी आप इसका याद रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर रहेंगी। क्लियर है। चलिए इतनी चीज़ें इसमें याद रखें। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बोल रहा है कि विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ न्यू ड्रोन मोहजर 10 विद एन इम्प्रेसिव फाइट रेंज ऑफ 2000 किलोमीटर। किस देश ने 2000 किलोमीटर की प्रतिभाशाली उड़ान रेंज वाला एक नया ड्रोन मोहेजर 10 लॉन्च किया है। अब मोहेजर 10 की जब हम बात करते हैं तो याद रखिए कि मोहेजर 10 किसने लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है ईरान ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ खासियत है। इस ड्रोन की अगर मैं बात करता हूं तो ये ड्रोन जो है उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है
दूसरा इसकी स्पीड जो है वो 210 किलोमीटर पर आवर है, और तीसरी इसकी खासियत जो है वो ये है कि ये 24 आवर उड़ान भरने में सक्षम है। 3 पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। एक याद रखिए कि सर इसकी रेंज क्या है, 2000 किलोमीटर, इसकी स्पीड क्या है, ठीक, और इससे संबंधित जो फैक्ट है, तथ्य है, वो क्या है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आप इसमें याद रखिए। क्लियर है? चलिए, तो अब बात क्या आती है, नाम भी जरूर याद रखें, ऐसा नहीं हो कि नाम ही भूल जाए। तो नाम है इसका मोएजर 10, ठीक है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब फ्लाई कर सकता है, और 24 आवर उड़ान भरने में भी सक्षम है। ईरान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इब्राहिम रईसी, और इसकी जो कैपिटल है वो है तेहरान। प्रेसिडेंट का नाम है ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 साल में किस की यात्रा करने वाले या किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक चीज याद रखिए, एक देश है जिसका नाम है ग्रीस, ठीक। ग्रीस की यात्रा करने वाले अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो 40 सालों में, है ना, 40 सालों में पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या सर अभी तक किसी ने भी ग्रीस की यात्रा जो है भारत की तरफ से, भारत के प्रधानमंत्री ने किसी ने भी ग्रीस की यात्रा जो है वो की ही नहीं है। तो इसमें आपको याद ये रखना है कि 1983 में इंदिरा गांधी ने जरूर ग्रीस की यात्रा की थी प्रधानमंत्री रहते हुए, ठीक है, इंदिरा गांधी ने की थी। और 1983 के बाद से कब यात्रा हुई है, 2023 में। बात समझ में आ रही है? तो लगभग 40 सालों के बाद ग्रीस की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बन गए हैं, वो नरेंद्र मोदी बन गए हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि दो देशों के बीच में संबंध किस तरीके से मजबूत हो सकते हैं। जब इतना गैप आपको दिखाई देगा, ना इधर से कोई जा रहा है ना उधर से कोई आ रहा है, मतलब तालमेल ही नहीं है, तो फिर चीजें जो है वो किस प्रकार से बेहतर हो सकती हैं। अब आपको चीजें जो है वो बेहतर दिखेंगी। अब आपको भारत और ग्रीस से संबंधित जो स्थितियां हैं वहां पर आपको चीजें जो है वो बेहतर दिखेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो ग्रीस को विजिट करके और वहां पर भी उनको अवार्ड दिया गया। आपके लिए क्वेश्चन यही है कि ग्रीस से मोदी जी को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है, तो ये भी आप मुझे बता देंगे। ग्रीस की अगर मैं बात करता हूं तो ग्रीस की जो कैपिटल है वो एथेंस है, इसकी करेंसी यूरो है, यूरो करेंसी को ये यूज करता है। प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट का नाम है कैटरीना साकेलारोपोलू। देखिए ये कैटरीना से याद रखना है, कैटरीना से जनरली आपको चीजें याद रहेंगी। तो याद रखिए कि जो ग्रीस के प्रेसिडेंट है उनका नाम है कैटरीना साकेलारोपोलू। और प्राइम मिनिस्टर की अगर हम बात करें तो उनका नाम भी आप याद रखिए, भूल जाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, प्रेसिडेंट जरूर याद रखिए। बात समझ में आ रही है? तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे। आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि वर्ल्ड फर्स्ट एड डे ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे तो प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है वो आपको न्यूज में देखने को जरूर मिला होगा। तो आप फटाफट इसका कमेंट करके, मैसेज करके मुझे आंसर बता दीजिए। बाकी आप पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।